रोली बेटा, कहाँ हो तुम? सासू माँ वंदना जी ने अपनी बहू रोली को आवाज लगाते हुए कहा। मम्मी जी, मैं रसोई में हूँ, कुछ काम है क्या आपको? रोली ने शालीनता के साथ कहा, क्योंकि वो अपनी सासू माँ का बहुत ही ज्यादा सम्मान करती थी और वंदना जी भी रोली को बिल्कुल माँ सा स्नेह देती, क्योंकि रोली की माँ को गुजरे अभी सिर्फ 7-8 महीने ही हुए थे। पापा तो खैर पहले से ही नहीं थे रोली के, उसे तो अपने पापा का चेहरा तक याद नहीं था। काम कुछ भी नहीं था बेटा, लेकिन तुम्हारे बड़े भैया आनंद का तुम्हारे मोबाइल पर फोन आ रहा था। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हमारे मोबाइल पर आ गया, वंदना जी ने बड़े प्यार से कहा। लेकिन मम्मी जी, क्यों फोन आ रहा था उनका? रोली ने कुछ बेरुखी के साथ कहा। बेटा, तुमको पता तो है ही कि तुम्हारे भतीजे की शादी करीब आ गई है, तो बस वो कल या परसों शादी का कार्ड लेकर आ रहे हैं। बस यही बताने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। पूछ रहे थे कि क्या रोली अभी भी मुझसे नाराज है। मैंने कह दिया, अरे नहीं बेटा, शायद किसी काम में उलझी होगी, तभी ध्यान नहीं दिया। वंदना जी ने सारी बात रोली को ज्यों की त्यों बता दी। लेकिन मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि आप तो जानती हैं कि मैं उनसे नाराज हूं। चलिए, लेकिन आपने उनसे आने के लिए क्या कहा? रोली ने वंदना जी का चेहरा ताकते हुए पूछा, क्योंकि देख तो वो अपने मोबाइल पर भी रही थी कि उसके बड़े भाई आनंद का फोन आ रहा है, लेकिन वो जानबूझकर उठा नहीं रही थी, क्योंकि वो उनसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। अभी थोड़े दिनों पहले भी उनका फोन आया था, ये बताने के लिए कि रोली के भतीजे वंश की शादी की तारीख तय हो गई है। तब भी रोली ने फोन नहीं उठाया था, और तब भी रोली के बड़े भाई आनंद ने वंदना जी को ही इसकी सूचना दे दी थी। रोली, उसमें जवाब का क्या? मैंने कहा कि बेटा, ये घर भी तुम्हारा ही है, इसमें बताने की क्या बात, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम आ जाओ, वंदना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, रोली ने रोषपूर्वक कहा। पर बेटा, आखिर क्यों? गलती तो सबसे होती है, और जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ सामने वाले की हो सकता है कि गलती हमसे भी हुई हो, लेकिन हमारी नजर उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहती हो। बेटा, मैं उम्र में तुमसे काफी बड़ी हूं, इसलिए अनुभव भी तुमसे ज्यादा है। जरा ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना, फिर मैं तुमसे शाम को बात करूंगी, वंदना जी ने अपनी उम्र के लिहाज से रोली को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और छोड़ गई रोली के सामने प्रश्न कि आखिर गलती किसकी थी, जो वो अपने सगे बड़े भाई से मिलना तक नहीं चाहती थी, वो भाई जिसके लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती थी। रोली मायके में 2 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। दोनों भाई बहुत ही ज्यादा प्यार करते रोली को। आखिर वो घर में सबसे छोटी और दोनों भाइयों की लाडली जो थी। उनके पिता को गुजरे काफी वक्त बीत चुका था। एक तरह से रोली ने अपने बड़े भाई को ही पिता के रूप में देखा था। उसकी माँ मीना जी काफी सुलझे विचारों की महिला थी, इसीलिए बच्चों का आपस में स्नेह भी बहुत ज्यादा था। मीना जी ने दोनों बेटों से पहले ही रोली की शादी कर दी कि पता नहीं रोली की भाभियां किस स्वभाव की आ जाए, जबकि उस समय रोली की उम्र बहुत ही कम थी। समय बीत रहा था। धीरे धीरे मीना जी ने बड़े बेटे आनंद और छोटे बेटे आकाश का विवाह भी अच्छी तरह से कर दिया। अब तो परिवार में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। आनंद, आकाश और रोली तीनों के परिवार में 2-2 बच्चे भी खेलने कूदने लगे थे। भले ही रोली की शादी सबसे पहले हो गई थी, लेकिन बच्चे सबसे पहले आनंद के ही हुए। समय का हिसाब किताब कुछ ऐसा हुआ कि मीना जी के शरीर में लकवा मार गया। रोली को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब माँ के सुख के दिन आए तब माँ बीमार पड़ गई। रोली उनके पास 2-4 दिनों के लिए गई और फिर अपने ससुराल लौट आई। इधर आनंद और उसकी पत्नी सलोनी मीना जी की बहुत अच्छी तरह से सेवा करता सेवा छोटा बेटा आकाश और उसकी पत्नी गौरी भी मीना जी की, लेकिन वो अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते। पर आनंद तो जैसे माँ का चेहरा ही चेहरा निहारता, फिर भी वो मीना जी को ठीक ना कर सका। आखिर एक दिन वो ऐसा सोई कि दोबारा जग ना सकी। रोली आनंद भैया से लिपटकर खूब फूट फूट कर रोई। आनंद भैया उसको बराबर ढांढस बंधाते रहे, जबकि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन फिर भी रोली को यही समझाने का प्रयास करते रहे कि मैं तो हूं ना। माँ की 13वीं तक रोली वहीं मायके में ही रुकी रही, और जब 13वीं हो गई तो रोली वापस अपने ससुराल जा ही रही थी कि छोटा भाई आकाश बोल पड़ा कि भैया, अब तो माँ भी नहीं रही और मैं भी बाहर रहता हूँ, ऐसा करिए जायदाद का बंटवारा कर लीजिए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। ये सुनकर तो आनंद एकदम से चौंक ही पड़ा,
क्योंकि उसने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। और बंटवारे के नाम पर था ही क्या, दुकान तो आनंद ने अपने ही बलबूते पर खड़ी की थी, और घर के नाम पर एक छोटा सा 2 कमरों का घर। आकाश, आखिर किस चीज का बंटवारा चाहते हो तुम? दुकान तो मेरी अपनी है, और इस घर की जो कीमत चाहो वो लगा लो, मैं तुमको उतना रुपया दे दूंगा। आनंद ने अपनी बात रखते हुए कहा। भैया, क्यों चालाकी कर रहे हो आप? माँ ने तो कभी नहीं बताया कि ये दुकान आपने खुद बनाई है। अब माँ नहीं है तो आप जो कुछ भी कहेंगे वही मान लूं क्या मैं? आकाश एकदम से तमक कर बोला। आकाश मेरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुमको यकीन ना हो तो तुम दुकान के पेपर देख लो। आनंद ने रोते हुए कहा, क्योंकि वो तो हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पित रहा, और उसको इसका सिला इस रूप में मिल रहा था जिसकी उसने कभी भी उम्मीद ही नहीं की थी। भैया, पेपर का क्या है, उसमें भी तो बदलाव किया जा सकता है। आकाश ने आनंद की आशा के विपरीत कहा। बड़े भैया, कहीं सचमुच आपके मन में लालच तो नहीं आ गया जो आप दुकान का हिस्सा छोटे भैया को नहीं देना चाहते हैं? आपको तो पता ही है कि छोटे भैया की नौकरी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं वो। पता नहीं रोली को क्या हो गया, जबकि इसके पहले उसने इस तरह की बातें आनंद से कभी भी नहीं की थी। उसको तो बस आनंद और सलोनी से इस बात की चिढ़ हो रही थी कि उन दोनों ने माँ की देखभाल अच्छी तरह से नहीं की, वरना माँ को कुछ नहीं होता। रोली, तुम चुप रहो, जब तक पूरी बात मालूम ना हो तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी अब तुम बाहर की हो, इसलिए हम दोनों भाइयों के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। अब तो आनंद भी तैश में भर आया और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल गया। वैसे भी कहा जाता है कि क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रोली को तो ये सुनकर कि वो बाहर वाली हो गई, एकदम से सांप सूंघ गया, और वो ये भूल गई कि उसने भी तो आनंद के ऊपर लालची होने का आरोप लगा दिया था। रोली अब तो और भी बिलख बिलख कर रो पड़ी। आनंद को जब अपने शब्दों का आभास हुआ तो उसने रोली को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रोली ने उसकी एक ना सुनी और उल्टे पैर अपने ससुराल वापस आ गई। आनंद ने उसके बाद भी रोली को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रोली अपनी बात पर अड़ी रही कि उसको अब आनंद से कोई भी संबंध नहीं रखना है। बस इसीलिए वो आनंद भैया के फोन को अनदेखा कर रही थी। हालांकि इससे पहले भी सास वंदना जी ने रोली को समझाने की बहुत कोशिश की थी। वंदना जी सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रोली का तो गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आज वंदना जी ने जब रोली के आगे प्रश्न खड़ा कर दिया, तब रोली ने सोचना शुरू किया कि गलती उसकी भी तो थी। उसने क्यों अपने पिता समान भाई पर आरोप लगाया? अभी रोली ये सब सोच ही रही थी कि वंदना जी फिर से उसके कमरे में आ गई। रोली बेटा, मुझको तुमसे एक बात कहनी है। रिश्तों में इतनी बड़ी खाई मत लाओ कि बिल्कुल भी पार्टी ना जा सके। मेरे और मेरे छोटे भाई राजेश में भी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। राजेश ने तो रिश्ते सुलझाने की खूब कोशिश की, लेकिन मैं ही जिद पर अड़ी रही। उस समय मैंने जिद पर अड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। उसका खामियाजा मुझको इस रूप में भुगतना पड़ा कि मेरे मायके में मेरा बिल्कुल भी आना जाना नहीं है। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और मेरा भाई राजेश अपनी मजबूरी पर। ये कहते कहते वंदना जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जबकि इससे पहले जितनी बार भी रोली ने वंदना जी के मायके के बारे में उनसे पूछा था, हर बार उन्होंने यही बताया था कि उनके मायके में वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अब माता पिता नहीं रहे तो मायका भी नहीं रहा। लेकिन आज तो सचमुच बहुत बड़ी बात कह दी थी सासू माँ ने। अब तो रोली भी रोने लगी। मम्मी जी, मैं अपना मायका समाप्त नहीं होने दूंगी। इतना कहकर रोली ने तुरंत अपने बड़े भाई आनंद को फोन मिला दिया और खुद आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी। और दूसरे ही दिन आनंद शादी का कार्ड लेकर आ गए और सबको शादी में आने का आमंत्रण देकर चले गए। रोली खूब धूमधाम से भतीजे की शादी में गई और हर फंक्शन को अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए अटेंड किया। समय के साथ रोली के उसके मायके से रिश्ते फिर से मधुर हो गए। अभी भी समय आगे बढ़ रहा था और इस बार जब रक्षाबंधन पड़ा तो रोली सुबह से काम में बड़ी खुशी खुशी व्यस्त थी, लेकिन वंदना जी कहीं ना कहीं उदास सी थी। रोली बार बार उनका चेहरा निहार रही थी और उनसे कह रही थी कि मम्मी जी, आप भी अच्छे से तैयार हो जाइए। अरे बेटा, तुम राखी बांधने की तैयारी करो, आनंद और आकाश आ रहे होंगे, मेरा भाई थोड़े ही आने वाला है। ये कहते कहते वंदना जी की आंखों से आंसू छलक ही पड़े। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। बाहर जाकर देखो रोली, शायद तुम्हारे भाई आ गए हैं। वंदना जी ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को झट से पोंछकर कहा। जी मम्मी जी। इतना कहकर रोली दरवाजे की ओर चल पड़ी
और उसके साथ जो भी अंदर आया उसको तो देखकर वंदना जी एकदम से चौंक ही पड़ी। ये क्या, ये रोली के साथ तो मेरा भाई है। वंदना जी एकदम से लपक कर उठी। अरे भैया आप। वंदना जी के तो पैरों में जैसे ना जाने कौन सी शक्ति आ गई और वो अपने भाई की ओर लपक पड़ी। हाँ दीदी, आपकी बहुरानी ने मुझको फोन करके बुलाया है, लेकिन अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? राजेश ने वंदना जी के पैर छूते हुए कहा। नहीं मेरे भाई, गुस्सा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन एक झिझक आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। वंदना जी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली। दीदी, ये कहकर राजेश बहुत ही भावुक हो उठा और थोड़ी ही देर बाद रोली के भी दोनों भाई आ गए। अब तो दोनों ही सास बहू बड़ी खुश होकर अपने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।